सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक की स्थापना की थी, आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ पुराने चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। पहले मैं उसे बता देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक में चलेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आपने सदिश में कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा कि जब दो सदिश इस प्रकार हों कि दो सदिश ए और बी इस प्रकार हों कि उनके मध्य थीटा 2 बने, परिणाम जो होता है उसका व्यंजक होता है 2a cos थीटा। ठीक है, 2a cos थीटा। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और कि निरक्षीय स्थिति किसे बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति बोलते हैं किसी रेखा के किसी बिंदु से 90 अंश के कोण पर कोई बिंदु रखा हुआ। देखिए, किसी रेखा के किसी बिंदु से 90 अंश के कोण पर कोई बिंदु उपस्थित हो तो इस बिंदु को इस रेखा के निरक्षीय स्थिति में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, आपने कक्षा 7वीं में पढ़ रखा होगा a पर घात n प्लस a पर घात m बराबर a पर घात n प्लस m होता है। तो जब को आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये भी इसमें लागू होगा। पाइथागोरस प्रमेय भी आपने पढ़ रखा होगा, ये भी इसमें लागू होता है। इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। देखिए, ये एक त्रिभुज होता है जिसका ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और जाननी बेहद ज़रूरी है, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, मान लेते हैं ये त्रिभुज हम आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हम त्रिभुज को, इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। तो इस कोण का मान क्या होता है, इस कोण का मान होता है इन दो कोणों के योगफल के बराबर। मान लेते हैं ये थीटा है और ये थीटा है, तो इसका होगा 2 थीटा। तो इसे बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। देखिए, अगर मैं x को रूट में लेता हूँ, x को किणी में लेता हूँ, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, x पर घात 1/2, अर्थात हम x पर घात 1/2 को हम किणी चिन्ह में रूट में लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको इस रूप में बदल सकते हैं और इसको इस रूप में, तो आगे इस रूप में आएगा, इसको हम इस रूप में बदलेंगे। तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आगे ये काम आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना निरक्षीय स्थिति। दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इससे पहले वाले सभी टॉपिक्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे व्यंजक आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जो आपको कहाँ से आई है पता नहीं रहेगा, तो आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति में। देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 2l। देखिए इसकी लंबाई है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है जो कि ए और बी से मिलकर, जो कि ए और बी है और प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और इसकी प्रभावी लंबाई क्या है 2l है। और इसी के केंद्र O से हम निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं। इसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप एक बार और अच्छे समझ लिए। एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई क्या है 2l है और इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहाँ विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। P को हम A से मिला देते हैं, P को हम B से मिला देते हैं, इस प्रकार हम मिला देते हैं। अब हम देखें तो यहाँ दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के कारण P पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले A के प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। देखिए A के प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या व्यंजक क्या होगा, E1 मान लेते हैं, इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे AP स्क्वायर। AP क्या है, दूरी है, इस आवेश से बिंदु की दूरी है, तो A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। तो इसी को हमने लिखा है AP स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, इसको आपको जानने के लिए पुराने वीडियो देखने बहुत ज़रूरी है, पहले आप उससे देख लीजिए, इसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। तो A के प्लस के कारण P पर तीव्रता क्या है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे AP स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है A से P की ओर। क्या दिशा, A से P, AP दिशा है इसकी। AP देखिए यहाँ से इधर जा रहा है, AP दिशा की ओर जा रहा है इसकी तीव्रता। ठीक है, और अब देखते हैं B के माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की गणना। तो देखिए B के माइनस क्यू के कारण P पर क्या तीव्रता होगी, देखिए
E2 मान लेते हैं इसकी तीव्रता E2 है, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे ABP स्क्वायर। BP क्यों? क्योंकि B में आवेश है और B से P की दूरी क्या है? BP है, इसलिए हमने BP स्क्वायर लिखा। और इसकी दिशा क्या है? देखिए इसकी दिशा है P से B की ओर, P से B की ओर, ये मैंने एरो दे रखा है P से B की ओर। और इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा A से P की ओर, इसकी P की ओर है, B की ओर है, इसलिए E2 इधर है। और देखिए इसके कारण जो तीव्रता है वो E1 है, तो ये इधर है। देखिए यहाँ पर PAO बराबर थीटा माना, PBO बराबर भी हमने थीटा माना। देखिए अब यहाँ थीटा है और यहाँ थीटा, तो हमने बहिष्कोण प्रमेय से देखा है कि यहाँ का जो होगा, यहाँ जो कोण मिलेगा वे दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो यहाँ थीटा प्लस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा। तो देखिए बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा? बहिष्कोण प्रमेय से हो जाएगा E1P और E1P और E2 के मध्य थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा और दोनों को जोड़ देंगे तो 2 थीटा आ जाएगा बहिष्कोण प्रमेय से। तो इसलिए E1P E2 बराबर हमने 2 थीटा मान लिया। अब हमने इससे पहले पढ़ा है कि यदि दो सदिशों के मध्य 2 थीटा हो तो उसका परिणामी क्या होता है। यदि E1 और E2 के मध्य 2 थीटा हो तो इसका परिणामी क्या होगा? E क्या होगा? E जो क्या होगा? ये होगा 2E1 cos थीटा। देखिए मैंने यहाँ बताया आपको, देखिए मैंने यहाँ बताया है कि दो सदिश इस प्रकार हों कि उनके मध्य थीटा 2 बने, तो उनका परिणामी क्या होता है? 2A cos थीटा। सेम देखिए यहाँ पर वही बन रहा है, इनका परिणामी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 2 थीटा बन रहा है। E1 और E2 इनका परिणाम, इनके थीटा क्या है? 2 थीटा है, तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा। देखिए E बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ये हमने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा है, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है? E बराबर क्या है? E बराबर 2 है, तो 2 रख दिया हमने। अब E1 बराबर क्या है? समीकरण 1 दे दिया। देखिए समीकरण 1 से क्या है? E1 बराबर क्या है? E1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे AP स्क्वायर, AP की दिशा में। अब इसको हमने यहाँ पर रख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, बस यहाँ पर रख दिया। 2 है, E के मान को रख दिया, cos थीटा है। अब देखिए त्रिभुज APO, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज APO, इस त्रिभुज APO में हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर। कर्ण क्या है? AP है, AP स्क्वायर। लंब क्या है? R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर। आधार क्या है? L स्क्वायर है, तो L है, तो L स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए AP स्क्वायर, यहाँ पर हम इस स्क्वायर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट। ठीक है। AP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये मैंने ये भी बताया था कि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा तो मिल गया, क्या मिल गया? हमें AP का मान मिल गया। हमें यहाँ AP रखना था, तो AP के मान मिल गया। अब हमें cos थीटा चाहिए, अब cos थीटा रखना होगा। तो इसी त्रिभुज में cos थीटा बराबर, देखिए इसी त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आपने पढ़ा होगा आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज पे आधार क्या है? इस त्रिभुज पे आधार L है, कर्ण क्या है? कर्ण AP है। और AP हमने क्या निकाला? AP हमने निकाला ये। एक बार फिर से देखिए हमें क्या ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था ये E। अब E में हमने E1 का मान रख दिया, हमें E1 का मान पता था इसलिए हमने रख दिया। अब हमें क्या चाहिए था? AP चाहिए था। AP क्या है? इसमें कर्ण है, तो इस त्रिभुज से हमने कर्ण निकाला, ये निकल गया। अब हमें चाहिए cos थीटा, इस मान को प्राप्त करने के लिए हमें cos थीटा चाहिए। अब हम ये इसी त्रिभुज से cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा कैसे निकलता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, ये आपको पता होगा आधार बट्टे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण हमने रख दिया। आधार क्या है इस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में आधार है L और कर्ण क्या है? AP। और AP हमने अभी क्या निकाला? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकाला। अब इसी को हम यहाँ आधार कर्ण की जगह रख देंगे। आधार बराबर L है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? L है। और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/2 R, ये क्या है? ये है अपना कर्ण, ये इसका मान है AP का, इसलिए हमने AP की जगह मतलब कर्ण की जगह इसको रख दिया। क्या आ गया? cos थीटा बराबर L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2 घात 1/2। अब बस इसी को और इसी को हमें यहाँ पर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यही हमको चाहिए था। E के ज्ञात करने के लिए हमें AP चाहिए था और cos थीटा चाहिए था। AP भी निकालनी है हमने, ये cos थीटा भी हमने निकाल लिया। ये चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये तो हमने निकाल लिया cos थीटा और AP। अब हम इसी मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए समीकरण क्या है? 3 क्या है? ये अब अच्छे से देख लीजिए। समीकरण 3 है ये क्या है? E बराबर 2, E1 की जगह E1 के मान रख दिए थे, ये E1 की जगह रख दिए थे। और cos थीटा का cos थीटा, और AP आया था, AP का हम पता नहीं था इसलिए हमने यहाँ से AP निकाल लिया। अब हमें AP निकल गया, cos थीटा मिल गया। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए AP बराबर क्या निकला था? AP बराबर जब हमने रखा तो AP बराबर हमें मिला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2
ये हमें AP मिला, तो AP की जगह हमने बस इसी को रख दिया। देखिए AP का मान हमने यहाँ रख दिया, क्या रखिए R² प्लस L² पर घात 1/2। ठीक है, ये खाली AP का मान है। मगर AP के ऊपर क्या लगा है ये आपको पता होगा। AP के ऊपर क्या लगा है, AP के ऊपर लगा है स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर लगा है। अब इस स्क्वायर को और इस 1/2 को हम काट देंगे। यहाँ से स्क्वायर जो ऊपर में लगता था वो कट जाएगा, ये जो स्क्वायर यहाँ पर लगता वो 2 कट जाएगा और यहाँ का नीचे 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, घात 1 आ जाएगा। इसलिए इस घात 1 और 1/2 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ आधार समान है, ये दोनों सेम है और मैंने आपको बताया है कि जब आधार समान हो, ये देखिए ये मैंने आपको बता रखा है कि जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर आधार समान है, ये और ये आधार समान है और यहाँ घात 1 आया है और यहाँ घात 1/2 ऑलरेडी है। ये कहाँ से आया, ये आया cos थीटा का मान हमने रखा तो आया। और यहाँ पर 1 कैसे में आया, ये आपको फिर से कन्फ्यूज़न होगा तो मैं आपको बता दूँ। ये 1 इस तरह से आया कि यहाँ पर पहले 1/2 था, AP का मान था इसलिए यहाँ 1/2 था, और हमने पता है कि AP स्क्वायर में था। देखिए AP स्क्वायर में था तो ये स्क्वायर और यहाँ जो 1/2 था वो उसका 2 और ये स्क्वायर कट गया तो घात 1 आया, और ये 1 और 1/2 जुड़ गया तो क्या आएगा, 3/2। और ये कैसे जुड़े ये मैं आपको बता दूंगा, कन्फ्यूज़न होगा तो। 1 और क्या जुड़ा, 1/2 जुड़ा। ये कैसे सॉल्व होता है, ये होता है तिर्यक गुणा से। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कैसे होगा तिर्यक गुणा। 2 एकम 2 और प्लस करके यहाँ जो 1 था ये इसका गुणा हो जाएगा तो 1 और नीचे का गुणा हो जाएगा तो 2। कितना आया, 3/2। ये आएगा 3/2। ऐसे 3/2 को हमने यहाँ रखा है। ये कैसे आया, 1 और 1/2 को जोड़ने से आया 3/2। इसको हमने जोड़ दिया। अब ये देखिए 2QL को हमने एक साथ लिख दिया। 2QL बराबर होता है P, 2QL बराबर होता है P। और ये कहाँ से आया ये जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, और इसको देखने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना होगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं। तो E बराबर P, इसकी जगह हमने P लिख दिया, 4πε0 इंटू R² प्लस L² 3/2। ये आपको पता है कैसा आया। अब देखिए हमने क्या माना, हमने माना कि L बहुत छोटा है R से। इस L को हमने इस यहाँ से यहाँ तक की जो L है इसे हमने बहुत छोटा मान लिया किसकी तुलना में, इस R की तुलना में। तो यहाँ हम L की उपेक्षा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से L की उपेक्षा कर रखा, इसने यहाँ से हमने L की उपेक्षा कर दिया तो L को हटा देंगे। L को हटा दिए तो क्या हट जाएगा, L पूरा हट जाएगा, L² पूरा हट जाएगा। अब बचा अपने पास R² पर घात 3/2 बच जाएगा। L को हटा दिए तो अब यहाँ पर उसी को हमने लिख दिया R² पर घात 3/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2, देखिए अच्छे से, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये दोनों 2 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास खाली 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε इंटू P/R²। ठीक है, ये अपना आ गया व्यंजक। ये क्या था, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए ये व्यंजक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक बार फिर देखिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, AB जो प्लस के और माइनस के आवेश से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है, 2L है। मतलब यहाँ तक, यहाँ से लंबाई क्या है, 2L है। और इसे केंद्र हम O लें तो यहाँ A से O तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। O से B तक की दूरी L हो जाएगी। और इसे केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ अच्छे से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 आवेश अपने को मिल रहे हैं। दोनों आवेश के कारण P पर तीव्रता अलग अलग हो गया। A के प्लस Q के कारण P पर तीव्रता, B के माइनस Q के कारण P पर तीव्रता, दोनों को हम लोग अलग अलग निकाल लिए। A के प्लस Q के कारण P पर तीव्रता क्या होगा, 1/4πε0Q/AP²। इसकी दिशा A से लेकर P तक की होगी। और B के माइनस Q के कारण E2 बराबर 1/4πε0Q/BP²। और इसकी दिशा P भी होगी, इसकी दिशा यहाँ से लेकर यहाँ P भी होगी, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो दूरी जब बराबर है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा वो भी बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर रखा है। AP बराबर है PB के, AP बराबर है PB के, दोनों की दूरियां बराबर है, इसलिए दोनों आवेशों के कारण इस पर तीव्रता जो लगेगा, इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी बराबर होगा। तो E1 बराबर E2 मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या माना, अब मैंने माना PAO बराबर थीटा, PBO बराबर थीटा, और ये दोनों हो गया थीटा थीटा।
अब देखिए यहाँ बहिष्कोण प्रमेय बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, बहिष्कोण प्रमेय बन रहा है। यहाँ पर एक कोड बन रहा है, मैंने अलग अलग लिखा है मगर यहाँ एक कोड बन रहा है इन दोनों के कारण। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा बहिष्कोण प्रमेय से। तो थीटा प्लस थीटा बराबर यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। तो इसी को मैंने यहाँ उसी को मैंने इधर रखा, इधर लिख रखा है। देखिए ये बहिष्कोण प्रमेय से E1 और E2 के मध्य 2 थीटा बने तो इसका क्या होता है, इसका होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि कोई सदिश कुछ इस प्रकार हो, दो सदिश कुछ इस प्रकार हो कि उन दोनों के मध्य 2 थीटा बने तो इनका परिणामी जो होता है वो होता है 2a cos थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर भी बन रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं E बराबर 2E1 cos थीटा। E1 इसको हमने E1 लिख दिया, cos थीटा लिख दिया। E1 का मान हमने समीकरण 1 से यहाँ पर रख दिया। अब हमें इसको E को ज्ञात करने के लिए यहाँ क्या क्या चाहिए, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हमें AP मिल जाएगा, क्योंकि AP ज्ञात करना है तो AP मिल जाएगा। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे तो AP स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो AP बराबर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2 घात 1/2 आ जाएगा। AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया AP बराबर। अब AP मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए। इसको ज्ञात करने के लिए cos थीटा क्या है, cos थीटा होता है, इसी त्रिभुज में cos थीटा लेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आधार है L, कर्ण क्या है AP। तो L ऊपर में रख दिया आधार की जगह, कर्ण क्या है AP है, तो AP के मान हमने ये निकाला है तो उसी को बस यहाँ रख दिए। अब आगे देखते हैं समीकरण 3, इसको हमने समीकरण दिया था, समीकरण 3 दिया था। अब इसमें AP और cos थीटा का मान को बस रखना है। कैसे रखते हैं ये देखिए, हमने मान को रख दिया कुछ इस प्रकार से। मान को रखने पर क्या मिलेगा अपन को, E1 में ये आया AP आया, AP की जगह हमने रख दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 खाता आया, AP बराबर क्या आया अपने पास 1/2 आया, मगर AP स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगता है। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार लिख सकते थे, इसको हम यहाँ कुछ इस प्रकार लिख सकते थे स्क्वायर। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो अपने को घात 1 मिलेगा, और ये घात 1, और देखिए ये आधार समान है, इसका घात 1 और इसका घात 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे। इसको मैंने आपको बताया है, देखिए कैसे कहाँ बताया है, इसको मैंने यहाँ पर बताया है कि जब दो आधार समान हो तो इनके घात जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों आधार समान है, ये और ये समान है तो इनके घात जुड़ जाएंगे, इसका घात 1 और इसका घात 1/2 जुड़ जाएंगे। तो आएगा किस प्रकार जुड़ेंगे ये मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर रखा है, 3/2 आया। अब ये 2QL को हमने 1/1 साथ लिख दिया। अब 2QL बराबर P होता है, इसको जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, ये अपना छोटा सा आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये मानना है कि L बहुत छोटा है R से, L बहुत छोटा है R से, इसलिए इसको हम खत्म कर देंगे। L छोटा है इससे तो इसकी तुलना में ये खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया। तो अब क्या बचेगा अपने पास, अब बचेगा अपने पास ये बचेगा अपने आप P 1/4πε0 R स्क्वायर 3/2। चूँकि हमने L को बहुत छोटा माना है R की तुलना में, इसलिए L को हटा दिए हम, तो R स्क्वायर 3/2 आ गया। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और इसका 2 और ये 2 कट जाएगा तो R पर घात आएगा 3। तो ये अपना मिल गया किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए व्यंजक। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए होंगे तो।